नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं के भाग 2 के अंतर्गत आज मैं आपको इसकी प्रशासन की विशेषताओं के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। जैसा कि पहला है उत्तरदायी शासन। इसके अंतर्गत नेपाल के संपूर्ण प्रशासन को उत्तरदायी बनाया गया है। प्रशासन पर जनता का नियंत्रण जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के माध्यम से होता है। प्रशासन हर छोटे व बड़े कार्य के लिए मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी रहता है। प्रशासन पर नेपाल में दायित्व डाला गया है कि वे अपने अपने विभाग और मंत्रालयों का कार्यकुशलता पूर्वक संचालन करेंगे। तथा मंत्रियों पर उत्तरदायित्व स्थापित करने के लिए अनेक तरीके अपनाए गए हैं। मंत्री अपने मंत्रालयों का कुशलतापूर्वक संचालन करते हैं, लेकिन फिर भी संसद में प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछकर बजट पर चर्चा के माध्यम से संसद की समितियों की सहायता से प्रशासन को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया है और वह अपने दायित्व का निर्वाह कुशलता से करने का प्रयत्न करता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि नेपाल में प्रशासन को राजनीतिक सत्ता के प्रति और राजनीतिक नेतृत्व के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अर्थात राजनीतिक नेतृत्व से अभिप्राय है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति प्रशासन को उत्तरदायी बनाया गया है। दूसरी विशेषता है इसकी प्रशासन पर राजनीतिक नेतृत्व। अर्थात नेपाल में प्रशासन के शीर्ष पर राजनीतिक कार्यपालिका विद्यमान है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य किसी न किसी विभागों या मंत्रालयों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक विभाग और मंत्रालय के शीर्ष पर राजनीतिक कार्यपालिका विद्यमान है। सामान्यतया नेपाल में व्यवस्थापिका के निम्न सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने विश्वास पात्र सहयोगियों को मंत्री स्तर पर नियुक्त करवाता है। मंत्रीगण लोक सेवकों की सहायता से नीति निर्धारित करते हैं और लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन नीतियों को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका संपूर्ण प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करती है। इस प्रकार प्रशासन पर शीर्षस्थ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका रखी गई है, जो कि एक संस्थात्मक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा है विधि का शासन। भारत, ब्रिटेन और नेपाल में फ्रांस की भांति नेपाल में विधि के शासन को अपनाया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भी यह उल्लेख किया गया है कि नेपाल में विधि का शासन रहेगा। डायसी के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग या पद से संबंधित क्यों न हो, कानून के समक्ष सभी समान है। प्रधानमंत्री से लेकर सिपाही तक अथवा एक कर वसूल करने वाले तक प्रत्येक अधिकारी का बिना कानूनी औचित्य के किए गए कार्य का उत्तरदायित्व उतना ही है जितना कि किसी अन्य नागरिक का होता है। नेपाल में समस्त नागरिक कानून के समक्ष समान है। पद या व्यक्ति की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
नेपाल में नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा न्यायालयों द्वारा की जाती है। इसी प्रकार अगली विशेषता है प्रशासन की संघात्मक शासन, अर्थात नेपाल में प्रशासन के संरचना के त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया है। यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा देश होने के कारण छठे संविधान तक नेपाल में शासन की एकात्मक व्यवस्था थी, जिसमें केवल केंद्रीय सरकार संप्रभु थी और प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से स्थानीय संस्थाओं का गठन कर रखा था। सातवें संविधान के प्रभावी होने से पूर्व प्रशासन के मात्र 2 ही स्तर थे, जैसे केंद्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। केंद्रीय स्तर संप्रभु है, स्थानीय संस्थाएं केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सातवें संविधान लागू होने के साथ ही नेपाल की व्यवस्था संघात्मक में परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप प्रशासन के 3 स्तर विकसित हो गए। एक तो है संघीय या केंद्रीय स्तर, दूसरा स्तर है राज्य या मध्य स्तर और तीसरा स्तर है स्थानीय स्तर। इनमें स्थानीय स्तर मात्र राज्य की इच्छा पर निर्भर है, जबकि राज्य एवं संघीय सरकार को संविधान द्वारा संप्रभुता सौंपी गई है। इस प्रकार संघात्मक व्यवस्था में उपरोक्त 3 स्तर की संस्थाओं का अपना अलग अलग महत्व है। तीनों स्तर पर प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से अच्छे संगठन की आवश्यकता के साथ जरूरत इस बात की होती है कि तीनों स्तर की संस्थाएं सहयोग और समन्वय के साथ काम करते चले। इस प्रकार इस भाग में मैंने इस व्याख्यान में नेपाल के प्रशासनिक व्यवस्था की में उत्तरदायित्व, प्रशासन पर राजनीतिक नेतृत्व, विधि का शासन और संघात्मक शासन के बारे में चर्चा की है। शेष अगले व्याख्यान में आपको इसकी और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।